हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से मोस्टली हमारे बेस्ड होंगे आइडेंटिटी थ्योरम पे, जिसकी मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी इसके प्रूफ की। एंड ऑफ कोर्स क्लियरली विजिबल नहीं होगा कि हमें यही थ्योरम अप्लाई करनी है, तो वही चीज़ हम सीखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन से पता कर सकें कि कौन सी थ्योरम का यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, let f be an analytic function in C, then f is constant if the zero set of f contain the sequence। इसमें से पहली सीक्वेंस है 1/n, then -1 to the power n minus 1 1/n, थर्ड इज 1/2n, फोर्थ वन इज अगर 4 डिवाइड करता है n को तो n हो जाएगा, एंड 4 डिवाइड नहीं करता n को तो n हो जाएगा, एंड इफ़ 4 डिवाइड्स n तो 1/n होगा। ओके, तो एक शॉर्ट रिवीजन। आइडेंटिटी थ्योरम में था क्या? पहली कंडीशन ये थी कि जो हमारा डोमेन D है दैट शुड बी ओपन एंड कनेक्टेड, और हमने ये बोला था कि अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये हम थ्योरम ही अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड कंडीशन थी कि फंक्शन f जो है वो एनालिटिक होना चाहिए। देन थर्ड कंडीशन कहा था कि जो आपका ज़ीरोज़ है वो कैसा होना चाहिए? नॉन आइसोलेटेड, या फिर और इस चीज़ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो हमारा सेट होगा किसका? ज़ीरोज़ का जो सेट होगा दैट शुड हैव लिमिट पॉइंट। ओके, ज़्यादातर इसी से हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि तो दोनों सेम चीज़ें, एक ही बात कह रहे हैं, बट इससे ज़्यादा हेल्प हमें मिलती है। देन ये तीनों कंडीशंस की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा फंक्शन है दैट इज़ आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो हमने ये पढ़ी थी कि अगर ये हमारा डोमेन है और किसी पर्टिकुलर मतलब कि डोमेन से हम उसका सबसेट ले लिया, मान लो मैंने ई, और मैं ये बोल रही हूँ कि इस ई के लिए हमारा एफ जेड जो है वो जी जेड के बराबर है ऑन ई। ठीक है, तो अगर आपको इसका सीक्वेंस जो होगा, मतलब जो सेट ऑफ ज़ीरोज़ है, अगर उसका आपको लिमिट पॉइंट, या फिर इस सीक्वेंस का अगर आपको लिमिट पॉइंट मिल जाए किसमें? इन डी, तो आप क्या कह सकते हो? यही सेम कंडीशन जो आप पहले ई के लिए बोल रहे थे, जो सबसेट के लिए बोल रहे थे, और यही फिर सेम कंडीशन आप पूरे डी के लिए बोल सकते हो। ओके, फॉर ऑल जेड दैट बिलोंग्स टू डी हम बोल सकते हैं कि जो एफ जेड होगा वो जी जेड के बराबर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला ऑप्शन देखो, फर्स्ट में गिवन है ए एन किसके बराबर है? 1/n के बराबर। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि फंक्शन कैसा है? एनालिटिक है, और डोमेन हमारा सी गिवन था, तो कॉम्प्लेक्स जो होता है आपका ओपन कनेक्टेड तो होता ही है, तो वो कंडीशंस तो फुलफिल हो रही थी। अब बाकी के अकॉर्डिंगली हमें चेक करना है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि f इज़ कांस्टेंट, तो कौन सा हम ऐसा चूज़ करें सीक्वेंस इसमें से जिसके लिए सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हूँ। f इज़ कांस्टेंट इफ़ द ज़ीरो सेट ऑफ f कंटेन द सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस हमारे पास है। अगर हम देखें ए एन व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमें क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है लिमिट पॉइंट, और कॉम्प्लेक्स प्लेन हमारा है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन हमारा डोमेन है, तो 0 तो बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स प्लेन से। दैट मीन्स कि ये जो हमारा ए एन है, हमारा जो फंक्शन है दैट विल बी आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0, और जब अगर ऐसा हो जाता है तो फंक्शन ऑफ कोर्स कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन जो हमें गिवन था उसमें ये गिवन है कि फंक्शन एनालिटिक है और डोमेन हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन गिवन है। तो पहली जो दो कंडीशन की हम बात कर रहे थे कि ओपन और कनेक्टेड होना चाहिए और एनालिटिक होना चाहिए, ये तो हमारा फुलफिल हो गया। अब ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कब हमारा फंक्शन कांस्टेंट होगा, अगर इसके बराबर है तो कांस्टेंट ही एक तरीके से। कौन से केस में कौन सा हम सीक्वेंस ऐसा चूज़ करें कि हमारा फंक्शन कांस्टेंट हो जाए? तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाली जो कंडीशन है कि हम चेक कर रहे हैं कि उसका जो सेट ऑफ ज़ीरोज़ है उसके पास लिमिट पॉइंट है या नहीं। सेकेंडली जो लिमिट पॉइंट होना चाहिए, जैसे कि लिमिट पॉइंट क्या था, इसमें 0 मिला हमें, वो इस डोमेन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो पहला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो हमें सीक्वेंस ए एन गिवन है -1 to the power n - 1 1/n, और पॉजिटिव
सॉरी इवन एंड ऑड के बेसिस पे जो हमें मिलेगा, एक होगा 1/n, दूसरा होगा -1/n, और दोनों ही केस में एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो लिमिट पॉइंट हमें मिलेगा दैट विल बी 0, एंड वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में बिलोंग करेगा। तो ये वाली सीक्वेंस भी हमारी वैलिड हो जाएगी, जिसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0 हो जाए। तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड ऑप्शन में गिवन है ए एन इज इक्वल्स टू 1/2n, सेम वही चीज़ है, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होने पर हमारा लिमिट पॉइंट जो है वो 0 मिलेगा, दैट बिलोंग्स टू द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये वाली सीक्वेंस भी वैलिड हो जाएगी और हमारा फंक्शन उसके लिए आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तीनों ऑप्शन अभी तक करेक्ट है। ओके, लास्ट ऑप्शन है, अगर ये आने थे, एक तो n आएगा और 1/n आएगा, डिपेंडिंग ऑन कि 4 डिवाइड करता है n से या नहीं, या फिर नहीं करता। तो इस केस में अगर हम देखें इन्फिनिटी मिल रहा है, इस केस में देखें 0 मिल रहा है लिमिट पॉइंट, ओके। और कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करते, जब हम करते हैं तो एक्सटेंड कॉम्प्लेक्स प्लेन की हम बात करते हैं। तो देखो इसमें भी फिर एक कंडीशन ये होती है कि जो लिमिट पॉइंट है, हम सारे, ज़रूरी नहीं कि सारे ही लिमिट पॉइंट उसमें बिलोंग करने चाहिए। अगर कोई भी आप एक लिमिट पॉइंट दिखा देते हो तो ये कंडीशन होल्ड हो जाती है। क्लियर है? तो इन दोनों में से ये वाला जो लिमिट पॉइंट है 0, ये तो नहीं करता, बट 0 जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन में बिलोंग करता है, जिसकी वजह से ये वाला केस भी वैलिड हो जाएगा। एंड डी इज़ ऑल्सो करेक्ट। चारों ऑप्शन इसके करेक्ट है। मैं आपको एक बार फिर से इन शॉर्ट बता देती हूँ। डी हमारा कैसा हुआ? ओपन कनेक्टेड। फंक्शन हमारा कैसा हुआ? एनालिटिक। और थर्ड क्या हुआ? जो सेट ऑफ ज़ीरोज़ होंगे उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन है तो हम ये कह रहे हैं कि जो फंक्शन है वो आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट तो ये है ही, बट हम इज इक्वल्स टू 0 बोलते हैं। तो लिमिट पॉइंट में आप अगर एक भी लिमिट पॉइंट दिखा देते हो तो आप बोल सकते हो कि ऐसी वाली कंडीशन जो है होल्ड करेगी। इसका जो कॉरोलरी था वो था ये सेकेंड वाला जो मैंने आपको बताया, कि अगर सबसेट के लिए होल्ड कर रहा है और लिमिट पॉइंट जो है डोमेन में बिलोंग कर रहा है तो आप पूरे के लिए बोल सकते हो। तो आप एक बार वो वीडियो देख सकते हो जो मैंने आइडेंटिटी थ्योरम पे अपलोड की है, लास्ट वीडियो, लिंक आपको मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड ऑन द ओपन यूनिट डिस्क इन सी। अब आप देखो पहली चीज़ जो है ये तो हमें गिवन है कि फंक्शन f कैसा है? एनालिटिक। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है ओपन यूनिट डिस्क गिवन है डोमेन में, ओपन यूनिट डिस्क। ठीक है, तो ओपन यूनिट डिस्क कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो हमें गिवन है वो भी हमारी ओपन एंड कनेक्टेड होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डोमेन से भी। अब क्वेश्चन कह रहे हैं, एक सेकेंड, क्वेश्चन फुल हम पूरा रीड कर लेते हैं पहले। लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड ऑन द ओपन यूनिट डिस्क इन सी, देन एफ इज कांस्टेंट इफ। वही सेम क्वेश्चन कि एफ कांस्टेंट कब होगा। अब डोमेन पहले में कॉम्प्लेक्स दे रखा था, यहाँ पर सिर्फ एक यूनिट ओपन यूनिट डिस्क दी हुई है। ओके, सो फर्स्ट इज एफ ऑफ 1/n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड इज 0 के बराबर होगा जब मोड हाफ के बराबर हो। थर्ड इज 1/n² के लिए, एंड लास्ट वन इज एफ जेड इज इक्वल्स टू 0। तो अब आ जाते हैं वापस से यहाँ पर। तो डोमेन हमें ये दिया हुआ है। अब हम लिमिट पॉइंट वाला चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये तो खुद ही कह रहा है कि कांस्टेंट जो है हमारा फंक्शन कब होगा। तो पहले केस में हमें यहाँ पर दिया हुआ है एफ 1/n इज इक्वल्स टू 0, और n की वैल्यू हमें दी हुई है ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1। इसके अगर हम लिमिट पॉइंट की बात करें तो 0 मिलेगा, और 0 इस ओपन यूनिट डिस्क में बिलोंग करता है, मतलब जो भी डोमेन हमें गिवन है क्वेश्चन में उसमें लिमिट पॉइंट बिलोंग कर रहा है। दैट मीन इसके फंक्शन जो है आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, एफ जेड इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल जेड इज इक्वल्स टू हाफ। अब इसमें देखिए कैसे अप्लाई हो रहा है। हमें जो ओपन यूनिट डिस्क दी हुई है वो तो ये हो गई, और क्वेश्चन में बोला है मोड z इज इक्वल्स टू हाफ अगर होता है, इसके लिए इसमें जो वैल्यू बिलोंग कर रही है, मतलब कि ये आप ले लो, ये तो हो गया हाफ तक जो जा रहा है इसका रेडियस, ये जा रहा है आपका 1 तक। तो इस वाले डोमेन के लिए ये जो है इसके लिए हमें कंडीशन गिवन है कि एफ जेड इज इक्वल्स टू 0 है। मुझे ये प्रूफ करना है कि इसकी हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा ऐसा,
ठीक है। तो इस पे जो आपकी सेकंड वाली डेफिनेशन की हम बात कर रहे थे कि आपको सबसेट पे दिया हो और आपको पूरे के लिए फाइंड करना है, देन अगेन कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, लिमिट पॉइंट की हम बात करेंगे। फिर देखेंगे क्या डोमेन में बिलोंग कर रहा है, मेरा डोमेन ये पूरा है, ये जो ब्लैक से मैंने करा है ये मेरा डोमेन का काम कर रहा है, और सिर्फ इतने उसके सबसेट, क्योंकि ये से छोटा है डोमेन से हमारे, तो उसके सबसेट के लिए हमें ये कंडीशन बोल रहा है कि वैलिड है, तो हमें पूरे के लिए फाइंड करना है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको ऐसे नहीं करना कि क्योंकि आपको लिमिट पॉइंट फाइंड करनी है तो n टेंड्स टू हम इन्फिनिटी कर दें। देखो उस केस में हमें जब दिया होता है तो हम वैसा करते हैं, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो z की वैल्यू आप इस्तेमाल कर रहे हो वो इस डोमेन से तो बाहर जा ही नहीं रही कि जो हम उसका जो वैल्यू है वो n टेंड्स टू इन्फिनिटी करें। यहाँ पर हमारा जो सेट बनेगा ज़ीरोज़ का वो कैसा बनेगा, क्योंकि ये हाफ है, लाइक आपने 0 पुट कर दिया तो भी आंसर 0 मिल रहा है, आपने 0.5 या 0.4 0.3 ऐसे कुछ भी कर दिया, मतलब जो आपका 0.5 से लेस जा रहा हो उन सारे पॉइंट्स के लिए, प्लस इस वाले पॉइंट के लिए और इस वाले पॉइंट के लिए सिर्फ हम इतने पॉइंट्स पुट कर रहे हैं तो वो हमें आंसर 0 देगा। तो यहाँ पर ये नहीं करना आपको कि आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा रहे हो, क्योंकि इसके अंदर जो z की वैल्यू इस्तेमाल हो रही है वो सिर्फ यहाँ से है, और यहाँ से होने की वजह से जो आपका सेट ऑफ ज़ीरोज़ बनेगा वो भी इसी के बीच के पॉइंट्स का बनेगा। तो अगर मैं बात करूँ 0 की, ठीक है, 0 के आसपास इसके नेबरहुड में अगर हम बात करें तो पता नहीं कितने सारे ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं, इवन इसके 0 के नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर मैं उसको यहाँ पर पुट करूँ तो मुझे आंसर 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि मोड ऑफ z हाफ के बराबर है, और यहाँ पर ये जो मेरा 0 है इसमें जितने भी अनकाउंटेबल पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं वो आपके इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर मैं 0 एक एज एन एग्जाम्पल एक 0 लेकर चलती हूँ तो इसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स हैं वो 0 के बराबर आएंगे। तो क्या 0 लिमिट पॉइंट की तरह एक्ट नहीं करेगा? और 0 ही नहीं, आप कोई भी ऐसा पॉइंट उठा रहे हो इससे, उसके नेबरहुड में काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट आ रहे हैं जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब लिमिट पॉइंट तो एग्जिस्ट कर रहा है आपका डोमेन में, ये वाला जो पोर्शन है ये भी तो आपकी इस डोमेन का हिस्सा ही है। तो जो लिमिट पॉइंट आपको मिलेगा और डोमेन में मिलेगा, अगर डोमेन में मिलता है तो फंक्शन आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, जो कि उसने बात की थी। तो बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप दूसरे वे से भी एक समझ सकते हो, ये जो उसने मोड z दिया है ये कैसा है, अनकाउंटेबल। ऑफ कोर्स इस वाले पोर्शन में आपको अनकाउंटेबल पॉइंट्स मिल रहे हैं, और जब आपका जो पोर्शन है वो कैसा है, अनकाउंटेबल हो, तो अनकाउंटेबल में आपको एक लिमिट पॉइंट तो हमेशा ही एग्जिस्ट कर जाएगा। जब आपका जो पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, अनकाउंटेबल है, तो एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट तो आपको हर केस में मिल जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप बोल सकते हो। अदरवाइज ये तो मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बता दिया कि आप कोई भी पॉइंट ले रहे हो तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आपको एक न एक लिमिट पॉइंट तो मिल ही जाएगा। बी ऑप्शन भी उससे करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन की बात करें तो 1/n² गिवन है f एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर n की जो कंडीशन है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 है। अगेन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्यों n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि n की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा हो सकती है, तो ऑफकोर्स हमें लिमिट पॉइंट ही तो निकालना है। वहाँ पर उसने एक पर्टिकुलर डोमेन दे दिया था कि इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उसके लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है चेक करेंगे। अब यहाँ पर ये सीक्वेंस की तरह जो वर्क कर रहा है, n की वैल्यू 1 और उससे बड़ी हो सकती है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पर 0 आएगा, और 0 आपका ओपन यूनिट डिस्क जो हमारा डोमेन है उसमें बिलोंग कर रहा है। तो सी ऑप्शन जो है वो भी हमारा करेक्ट हो गया। लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं, डी ऑप्शन। इसमें f(z) इज इक्वल्स टू 0 गिवन है, और इसका डोमेन कैसा है कि -1 से 1 के लिए। अब इसको आप ध्यान से समझिए, वैसे सिमिलर केस है। ये जो मैंने ब्लैक से अभी बनाई ये तो मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया जो ओपन यूनिट डिस्क की बात कर रहा था, डी, और इसमें मुझे गिवन है -1 से 1। ये आपका जा रहा है 1, ये जा रहा है आपका -1, यही पूरा गिवन है। दोबारा से ओपन यूनिट डिस्क यही तो हुई आपकी -1 से 1 तक जा रही है, तो इसने तो डायरेक्टली ही यही बोल दिया कि आप इस एरिया से कोई भी z की वैल्यू ले लो, हमेशा 0 के बराबर आएगी। अगेन अगर मैं मान लो 0 ही ले लेती हूँ तो 0 के आसपास के तो कितने सारे पॉइंट हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 0 तो यहीं से लिया है, और
अनकाउंटेबल पॉइंट्स जो हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आपको बहुत सारे लिमिट पॉइंट मिल जाएंगे डोमेन में ही, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन, और एंटायर तो एनालिटिक भी है। कंसिडर ए, आप देखो यहाँ पर ए किस तरीके से डिफाइन है। ए में जेड टाइप के एलिमेंट्स लिए गए हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन से, जिसका nth डेरिवेटिव z इज इक्वल्स टू 0 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n। पहले दो ऑप्शंस हैं आपके, अगर a जो है कॉम्प्लेक्स के बराबर, कॉम्प्लेक्स प्लेन के बराबर ही हो जाए, तो पहले में बोला है कि पॉलिनॉमियल होगा, दूसरे में बोला है कांस्टेंट होगा। रेस्ट जो दो ऑप्शंस गिवन है वो बोल रहे हैं कि अगर एक अनकाउंटेबल हो जाए तो अगेन पहले में पॉलिनॉमियल, दूसरे में कांस्टेंट का ऑप्शन है। क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं। पहली चीज़ जो हमें गिवन है दैट f इज़ एनालिटिक, ठीक है, फंक्शन एनालिटिक है, और a हमारा डिफाइंड है कुछ इस तरीके से कि मैंने z के कॉम्प्लेक्स में से कुछ पॉइंट्स उठाए हैं, ठीक है, और उन पॉइंट्स का कलेक्शन मेरा a फॉर्म कर रहा है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कुछ nth डेरिवेटिव पे ये 0 आ रहा है, और ये जो n है ना फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर वैलिड है, फॉर सम, हर n की बात नहीं कर रहा है, फॉर सम इंटीजर। अब इस चीज़ को एक बार समझिए, जैसे ये आपका पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन था, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने उठा लिए जो z का काम कर रहे हैं, ये कुछ पॉइंट्स हमने ले लिए, और हमने जब इसमें पुट किया तो वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो इन 13 पॉइंट्स का जो कलेक्शन है वो मेरा ए फॉर्म हो गया। ओके है, ये क्वेश्चन हम समझ अभी एनालाइज कर रहे हैं क्वेश्चन को। दूसरी कंडीशन जो ये दे रहा है कि एफ एन जेड इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से क्लियरली वैसे पता लग रहा है कि पॉलिनॉमियल का केस बनता है, क्योंकि अगर मान लो मैं f अपना पॉलिनॉमियल लेकर चल रही हूँ, ठीक है, अब पॉलिनॉमियल मैंने ले लिया, सपोज करते हैं कि एफ जेड इज इक्वल्स टू 3z² प्लस में 2। आप इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे आपको मिल जाएगा 6z, ये 0 हो जाएगा। आपने 2 बार इसका डिफ्रेंशिएट किया तो आपको मिल गया 6। आप एक बार और इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हो तो आपके पास आंसर आ गया 0। पॉलिनॉमियल्स का जब हम डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं तो हमें जो है आंसर लास्ट में कांस्टेंट या फिर 0 के बराबर मिलता है, जो कि कंडीशन भी कह रही है कि एफ एन जेड इज इक्वल्स टू 0 कि, और फॉर सम इंटीजर, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पहला किया तो भी 0, दूसरा किया तो भी 0, तीसरा किया तो भी 0, नहीं। अब इस केस में n की वैल्यू क्या काम कर रही है, n की वैल्यू 3 आ रही है, तो n की वैल्यू 3 के लिए ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है। इस चीज़ को थोड़ा और ऑब्जर्व करें तो अगर पॉलिनॉमियल जितनी भी डिग्री का है, मान लो यहाँ पर पॉलिनॉमियल था हमारा 2 डिग्री का, तो जब मैं उसको 2 बार डिफरेंशिएट करती हूँ तो मुझे कांस्टेंट मिलता है, और जैसे ही मैं उसको एक बार और डिफरेंशिएट करती हूँ आंसर आ जाता है 0, जिससे हमें ये रिजल्ट पता लगता है कि अगर पॉलिनॉमियल n डिग्री का है और उसको आप n ही टाइम डिफरेंशिएट कर दे हो तो हमें कांस्टेंट मिलता है, और n+1 टाइम डिफरेंशिएट हम करते हैं तो हमें आंसर 0 मिलता है। दिस इज वैलिड फॉर ऑल द केसेस एज वी नो। एंड सेकेंडली, अगर मैं डिग्री फाइंड करना चाहूँ, लाइक अगर मुझे जब मैंने 3 बार डिफरेंशिएट किया तो मुझे आंसर 0 मिल रहा है, और मैं फाइंड करना चाहती हूँ कि पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होगी, तो ऑफकोर्स n-1 करके उसकी डिग्री भी फाइंड की जा सकती है कि एक कम कर दोगे तो आपको डिग्री मिल जाएगा। तो ये वही सेम केस है, मैं ये बस आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये जो फॉर सम इंटीजर की वो बात कर रहा है उसका मतलब क्या है, क्योंकि अब जितनी भी पॉलिनॉमियल जैसे आप चेंज कर रहे हो फंक्शन में, जब पॉलिनॉमियल को आप चेंज कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपका जो n का वैल्यू है, जितने टाइम आपने उसको डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करके आंसर 0 लाया है, वो n की वैल्यू जो है अटेन कर लेगी। ओके, नाउ अब पहला ऑप्शन उसने ये दिया कि अगर a जो है वो c के बराबर ही हो जाए, तो जैसे कि अभी हमने बोला कि कॉम्प्लेक्स प्लेन से अब आपने जो 13 पॉइंट्स उठाए थे जिसके लिए हमारी ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही थी, अब सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को नहीं लेना आपको, अब आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक सिंगल पॉइंट को लेना है, हर एक सिंगल पॉइंट को। क्लियर है इतनी बात? देखो, जो एक हमने सेट बनाया था वो इसी कॉम्प्लेक्स प्लेन के कुछ 13 पॉइंट्स को कलेक्ट करके बना था, बट जब ऑप्शन में ये बोल रहा है पहली चीज़ कि ये कंडीशन है अब आपकी ए जो है वो सी के बराबर ही हो गया, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स के लिए ये वाली जो कंडीशन है वो होल्ड कर जाएगी फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n। अब आप देखिए, जो पहली कंडीशन हमारी थी
वो ये थी कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक होना चाहिए, वो चीज़ हमें पता है क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है कि फंक्शन एंटायर है। सेकेंडली बोला था कि जो डोमेन है दैट शुड बी ओपन एंड कनेक्टेड, पूरा कॉम्प्लेक्स के प्लेन के ही बराबर हो गया, एंड सी हमारा ओपन एंड कनेक्टेड होता है, तो डोमेन की कंडीशन भी ठीक है। थर्ड बोलता है कि जो सेट ऑफ जीरोज़ होते हैं हमारे वो डोमेन में ही बिलोंग कर जाए। अब आपका अगर जितने भी लिमिट पॉइंट आ रहे हैं वो पूरा कॉम्प्लेक्स ही हो गया, ठीक है, तो ऑफकोर्स आपको जो आपका लिमिट पॉइंट है वो आपको किस में मिल जाएगा, जो लिमिट पॉइंट होगा वो आपको किस में मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही मिल जाएगा, क्योंकि जब पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन ही हो गया वो, तो ऑफकोर्स आपको लिमिट पॉइंट उसमें मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या अप्लाई करती हैं कि एफ जो है वो आपका आइडेंटिकली इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। दैट मीन्स कि अगर किसी n1 के लिए अगर आप होल्ड कर रही हैं तो ये आपका इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया, किसी केस में अगर 2 के लिए होल्ड कर रही है तो वो आइडेंटिकली इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया, किसी केस में 3 के लिए कर रही है तो वो ज़ीरो हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन। अब जैसे कि इसको अगर मैं सॉल्व करूं, फंक्शन की वैल्यू निकालूं, तो कितनी बार इसको इंटीग्रेट करें, 3 बार इसको इंटीग्रेट करें। जब आप एक बार इसको इंटीग्रेट करते हो तो यहाँ पर आपके पास कोई कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 जुड़ गया, इसको आपने एक बार और इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा f1z, अब यहाँ पे कांस्टेंट था zc1, एक और न्यू इंटीग्रल कांस्टेंट c2 जुड़ गया, इसको आप एक बार और इंटीग्रेट करो तो डैश भी हट गया इसका सिंगल, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास जेड स्क्वायर बाई 2c1, इसमें एक और लग गया zc2, c3 जुड़ गया, एंड सो ऑन। इसी तरीके से सेम यहाँ पर भी हमारा जाएगा कि जब आपने पहले वाले का किया तो ये सिंपल आ जाएगा एफ जेड इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट c1, यहाँ पर 2 टाइम्स हुआ है तो zc1 प्लस में c2 टाइप का आ जाएगा। अगर हम इस चीज़ को देखें, ये तो हमें आइडेंटिटी थ्योरम से पता लग गई रिजल्ट, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट अ पॉलिनोमियल। ये आपका 0 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, एंड इसी तरीके से आप और रिजल्ट्स फाइंड करोगे तो आपको और भी डिग्रीज के पॉलिनोमियल यहाँ पर मिल जाएंगे। तो पहला ऑप्शन यही कह रहा है कि वो पॉलिनोमियल होगा। सेकंड हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट बोल रहा है। अब आप ये बोलोगे कि फर्स्ट में तो आ रहा है c1 कांस्टेंट, बट पॉलिनोमियल्स में क्या है कि पॉलिनोमियल आपके कांस्टेंट वाले केस को भी होल्ड कर रहा है। कोई अगर आपके पास कांस्टेंट भी आ रहा है तो वो भी एज अ पॉलिनोमियल होल्ड होगा कि उसकी डिग्री जो है वो 0 है, बट अगर आप स्ट्रिक्टली कांस्टेंट बोल दोगे तो वो पॉलिनोमियल वाले केस को होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि उस केस में सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए। इसलिए हमने बी ऑप्शन को रॉन्ग कर दिया एंड ए इज़ करेक्ट। सेकेंड वे इसका आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब हमने ए को सी के बराबर किया तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया अब हमारा ए, एंड अगर मैं लिमिट पॉइंट की बात करूं, क्योंकि सी हमारा कैसा है, इसमें अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं, तो एटलीस्ट मैंने अभी बोला आपको कि अनकाउंटेबल जब होता है तो एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट तो हमेशा आपको मिल ही सकता है, हमें एक ही तो चाहिए, तो उससे भी आप आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0 कर सकते हो फंक्शन को। सी ऑप्शन देख लेते हैं, सी और डी आपस में सेम ही है। अब इसने ए को सी के बराबर ना बोलकर ये कह दिया कि हमारा ए कैसा है, अनकाउंटेबल है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक लिमिट पॉइंट भी अगर मिल जाता है तो भी हम इस चीज़ को बोल सकते हैं कि थ्योरम होल्ड कर रही है, ठीक है। तो इन केसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, पहले उसने सी के बराबर बोल दिया, सी भी हमारा अनकाउंटेबल पॉइंट्स ही होल्ड करता है, अब सी ना बोलकर उसने बोल दिया कि वो अनकाउंटेबल है, मतलब एटलीस्ट आपको एक लिमिट पॉइंट तो मिल ही सकता है, और अगर एक मिल गया देन अगेन हम वही सेम कंडीशन बोल देंगे कि दिस विल बी आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0। जब आपका अगर ये आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0 है तो किसी केस में 1 के लिए होल्ड कर रहा है या किसी केस में 2 के लिए होल्ड कर रहा है, एंड सो ऑन, तो आपको क्या मिल रहा है कि f कोई पॉलिनोमियल है। और इसी की हेल्प से c आपका करेक्ट हो गया, d आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि d में बोल रहा है कि कांस्टेंट होने चाहिए, c में बोला है पॉलिनोमियल होना चाहिए। वही सेम चीज़ यूज़ करेंगे कि पॉलिनोमियल्स आपके कांस्टेंट भी होल्ड करता है, बट जब आप कांस्टेंट बोल दोगे तो आप पॉलिनोमियल को नहीं बोल सकते, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कांस्टेंट आपका पॉलिनोमियल वाली कंडीशन को होल्ड नहीं कर पाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड। आई होप अब आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि क्वेश्चन आइडेंटिटी थ्योरम पे अगर बेस्ड है तो आपको किस तरीके से अप्रोच करना है या उसको अप्लाई किस तरीके से करना है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।